हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मानव में श्वसन या रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। मानव में श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं और ये श्वसन अंग आपस में मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिनके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न की जाती है। पहला है श्वसन अंग नाक या नासा मार्ग या नोजल पैसेज कहलाते हैं। दूसरा है ग्रसनी या फेरिंग्स। तीसरा है स्वर यंत्र या लैरिंग। चौथा श्वास नली या ट्रैकिया। पांचवा है फेफड़ा या लंग्स। इसके अतिरिक्त कुछ श्वसनियाँ होती हैं, डायफ्राम्स हैं और इंटरकोस्टल पेशियाँ पाई जाती हैं जो श्वसन के लिए सहायता करती हैं। पूछा जाता है कि मानव में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो मानव में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा या लंग्स होता है। ये है संरचना श्वसन अंगों का या मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर है। पहला श्वसन अंग होगा वो नॉस्ट्रिल या नोजल कैविटी होती है। नोजल कैविटी नासा छिद्र या नॉस्ट्रिल के माध्यम से बाहर की ओर खुलती है। नोजल कैविटी के बीच में एक नोजल सेप्टम पाया जाता है या नासापट पाया जाता है, जिसके द्वारा नोजल कैविटी दो भागों में बढ़ जाती है। इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो वायु के साथ आने वाले धूलकण होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। नोजल कैविटी में श्लेष्म झिल्ली पाई जाती है या कहने म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है जो म्यूकस का स्राव करता है। यह म्यूकस चिपचिपा और तरल पदार्थ होता है जो बाहर से आने वाली वायु के ताप को शरीर के ताप तक लाता है, या कहने कि बाहर से आने वाली वायु के टेम्परेचर को मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू बॉडी। और यह जो श्लेष्म होता है यह नासा गुहा या नोजल कैविटी में नमी बनाए रखता है। नोजल कैविटी आगे जाके फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स या ग्रसनी के आगे वाले भाग को नासा ग्रसनी कहते हैं और नीचे वाले भाग को कह लेते हैं कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी के जिस नीचे होता है लैरिंग्स या स्वरयंत्र। ये जो स्वरयंत्र होता है यह डिब्बे की तरह संरचना होती है और यह लैरिंग्स कई उपास्थियों से मिलके बनी होती है। पुरुषों में लैरिंग्स गले में आगे सामने की ओर उभरी हुई दिखाई देती है, जिसे टेंडुआ या एडम्स कह लेते हैं। लैरिंग्स में भी श्लेष्म झिल्ली पाई जाती है और इसमें दो मजबूत उपास्थि पाई जाती है जो लचीली होती है, जिसको स्वरज्जु या वोकल कॉर्ड कह लेते हैं। यह वोकल कॉर्ड के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो लैरिंग्स है या स्वरयंत्र है यह साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ह्यूमन का। इसके बाद है ट्रैकिया या श्वास नली। श्वास नली ये गले से वक्ष भाग तक फैली होती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली के में उपास्थियों एक पाई जाती है या एक सी आकार की संरचना या उपास्थि पाई जाती है जिसे हाइलिन कह लेते हैं। यह हाइलिन आधे छल्ले की तरह होती है जो श्वास नली की दीवारों को आपस में चिपकने से रोकती है। श्वास नली आगे जाके दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिसे ब्रोंकाई कह लेते हैं। यह ब्रोंकाई लंग्स में जाके प्रवेश करती है। मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन है लंग्स या फेफड़ा। फेफड़े का दूसरा नाम है फुफ्फुस। फुफ्फुस भी लिखा जाता है। तो मनुष्य में दो फेफड़े पाए जाते हैं, एक जोड़ी फेफड़ी पाई जाती है। फेफड़ा हल्के गुलाबी रंग का होता है। दायां फेफड़ा जो होता है ये बाएं फेफड़े की अपेक्षा चौड़ा और बड़ा होता है। बायां फेफड़ा दायां फेफड़े की अपेक्षा छोटा और पतला होगा, लेकिन लंबाई में बायां फेफड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि बाएं फेफड़े की लंबाई दाएं फेफड़े की लंबाई से ज़्यादा होती है और बाएं फेफड़े की तरफ ही इसके बीच में हृदय स्थित होता है। फेफड़ा जो होता है ये दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा हुआ होता है जिसे कह लेते हैं फुसफुसी आवरण या प्लूरल मेम्ब्रेन कह लेते हैं। और फेफड़ा जिस गुहा में स्थित होता है उसे फुसफुसीय गुहा या कहते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे कह लेते हैं फुसफुसीय तरल पदार्थ या कह लेते हैं प्लूरल फ्लूइड। यह तरल पदार्थ जो होता है यह फेफड़े को बाहरी आघात से बचाता है। फेफड़े के नीचे पाया जाता है डायफ्राम, जिसके मूवमेंट से श्वसन की क्रिया को संपन्न की जाती है या फिर कह लीजिए श्वसन में सहायता करता है। जो श्वास नली होती है ट्रैकिया, ये दो भागों में विभाजित होकर ब्रोंकाई बनाती है जो लंग्स में प्रवेश करती है। यह ब्रोंकाई लंग्स में प्रवेश करने के बाद अपनी कई उपशाखाओं में बढ़ जाती है, यानी कि
ब्रोंकाई भी आकर इसमें कई ब्रांचेज में, इसके कई ब्रांच में बढ़ जाएगी। इसे कह लेते हैं ब्रेंक्यूल्स। ब्रेंक्यूल्स आगे जाके वायु का कोष्ठ से लगे होते हैं, जिसे कहते हैं एल्वोलाई। ये ब्रोंकाई जब एल्वोलाई में प्रवेश करती है तो फिर वहीं पे ब्रेंक्यूल्स ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि ब्रेंक्यूल्स एल्वोलाई में प्रवेश करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। और एल्वोलाई जो होती है यह है इसकी संरचना। एल्वोलाई, ये एल्वोलाई है, यह चिपटी कोशिका होती है और ये गुब्बारे की तरह दिखती है। इसको हिंदी में वायुकोष्ठ कह लेते हैं। वायुकोष्ठ में कई सारी रुधिर केशिकाओं का जाल होता है जो पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि रुधिर केशिकाएं होती हैं और इन रुधिर केशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है जो विसरित होकर ब्रोंकाई में चला जाता है। और ब्रोंकाई में यानी कि इसमें श्वसन वायु होती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। जो वायुकोष्ठ में प्रवेश करने के बाद वायुकोष्ठ में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और यह ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर केशिकाओं में प्रवेश करती है। यानी कि रुधिर केशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण एल्वोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और एल्वोलाई से ऑक्सीजन टूट के रुधिर केशिका में चला जाता है और रुधिर केशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है जो वापस एल्वोलाई में चला जाता है, यानी कि यहाँ पे गैसों का विनिमय होता है। ये है मार्ग, ये है श्वसन वायु का मार्ग, या कह लें कि एक ट्रैक है जिसके द्वारा कि रिस्पायरेशन की जो गैसें होती हैं, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पैसेज है ये। तो पहले जो श्वसन वायु होगी ये नासा मार्ग से आएगी, ग्रसनी में प्रवेश करेगी। ग्रसनी के बाद स्वरयंत्र या लैरिंक्स में प्रवेश करती है, फिर श्वास नली में या ट्रैकिया में। फिर ट्रैकिया दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे ब्रोंकाई कह लेते हैं या श्वसनी कह लेते हैं। फिर वायु जो होती है श्वास वायु, ये श्वसनी में प्रवेश करने के बाद ब्रोंकाई कई सारे अपने उपशाखाओं में डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल बनाएगी, जिसमें श्वास वायु ब्रोंक्यूल में प्रवेश करेगी। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद ये वायुकोष्ठ में प्रवेश कर जाती है और श्वास वायु वायुकोष्ठ में पहुंचने के बाद उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और वहाँ पे रुधिर केशिकाओं का जाल फैला हुआ होता है, तो वायुकोष्ठ और रुधिर केशिकाओं के बीच में गैसों का विनिमय हो जाता है। ये रहा आपका रिस्पायरेशन मतलब श्वसन अंग की संरचना और पूरा उसके बारे में कुछ जानकारी। अब हम कल पढ़ेंगे मैकेनिज्म इसका, यानी कि क्रियाविधि, श्वसन का क्रियाविधि।